Hello student, you are most welcome in this class in which I am going to teach you competitive mathematics, that is प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित गणित के क्वेश्चन। पिछली क्लास में हमने आपको 24 क्वेश्चन तक करवा दी थी, आज करवाने वाले आपको 25 क्वेश्चन से। देखिएगा 25 क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या में पहले 20% की इंक्रीजमेंट यानी 20% की वृद्धि की गई, फिर 10% की कमी की गई, तो फाइनली उसमें क्या निकलता जाके कितने परसेंट की शुद्ध वृद्धि या कमी निकलती जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए, जैसे m प्लस एन प्लस एम एन अपॉन 100। आपको केवल इतना लर्न रखना है। और इस प्रकार से अगर दो चीज़ें दी गई हो, एक घट रही हो एक बढ़ रही हो, या दोनों ही बढ़ रही हो या दोनों ही घट रही हो, तो जो कम हो रही है उसके लिए माइनस साइन कर देंगे और जो इंक्रीज हो रही है उसके लिए प्लस साइन। तो बढ़ने वाली वैल्यू 20 है और घटने वाली वैल्यू तो उसके लिए -10 है, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 200 आएगा और अपॉन 100। अब देखो ये कैंसिल इससे हो गया। अब आपके कुल मिला के माइनस के कितने हो रहे, 12, यानी 20 से जब आप 12 को कम करेंगे तो आपका आ रहा 8%, यानी नेट ये पॉजिटिव आ रहा। तो जो इंक्रीजमेंट आपका नेट हुआ है वो होगा 8%, जैसे इसमें गिवन है हमको, तो 8% की वृद्धि हो गई, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी सही। ठीक, इसी प्रकार से क्वेश्चन और भी है 28, आपको यहीं पर हम बता दे रहे हैं। 28 क्वेश्चन भी इसी प्रकार से, एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपीज में बेचता है, चलो वो अलग बात है। अब एक वस्तु पर उसे 10% का प्रॉफिट हो रहा, दूसरी वस्तु पर उसे 10% का लॉस हो रहा, तो पूरे सौदे में उसको कितने परसेंट की जो प्रॉफिट और लॉस हुआ है। इन द सेम वे ये फार्मूला लगेगा m+n+mn अपॉन 100। अब यहाँ पर क्या, एक प्लस का 10 है, एक माइनस का 10 है, और माइनस के 100 अपॉन 100, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा माइनस हो जाएगा। अब देखिएगा ये इससे कैंसिल हो गए, 100 से 100 कैंसिल, दैट इज हमारे पास बचा -1, यानी 1% के इस सौदा में आपको क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि माइनस साइन आया तो इस सौदा में आपको 1% का लॉस होगा। तो इस पास से क्वेश्चन 25 और 28 सेम थे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन है कि ए किसी काम का मतलब 80% भाग, 4/5 से मतलब होता है 80% हिस्सा 20 दिन में पूरा कर लेता है, और फिर बी को बुला करके शेष काम है 3 दिन में ही पूरा कर लेता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता था, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए काम बचा कितना है, या 20 दिन से मतलब कितना काम कर लिया, तो शेष काम कितना रह गया। देखते हैं, ए ने जो 20 डेज में काम किया है वो किया 4/5, तो फिर उसने एक दिन में कितना काम किया, 1 डे वर्क, तो उसका 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 100 का यहाँ डिवीजन 15 सॉरी 20 का डिवीजन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/100, दैट इज 1/25, यानी इतना काम वो है उसने कर दिया है। तो अगर ये कंप्लीट काम करना चाहता तो 25 दिन में कर लेता, तो ये ए का एक दिन का काम है, ए का 1 डे वर्क है ये। अब देखिएगा ए और बी का 1 डे वर्क कितना है, ए प्लस बी, जो शेष बचा हुआ काम है हमारा, ए प्लस बी बचे हुए 3 दिन में कर लेते हैं, ए प्लस बी बचे हुए काम को 3 दिन में कर लेते हैं। बचा हुआ काम हमारा कितना था, इसमें से माइनस कर दें, यानी 1/5। देखिएगा 4/5 तो पूरा काम है। अब इसमें से अगर हम काम कंप्लीट एक होता है, इसमें से 4/5 को कम कर देंगे तो 1/5 बचेगा। तो ये काम ए प्लस बी ने 3 दिन में कंप्लीट किया। अब हम यहाँ से अगर ये निकालना चाहें कि ए का एक दिन का काम कितना है, बी का एक दिन का काम, अगर बी का 1 डे वर्क निकालना चाहते हैं हम, तो हम क्या करेंगे, दोनों के एक दिन के काम से ए का एक दिन का काम माइनस कर दीजिएगा। ए का एक दिन का काम है 1/25 और दोनों का एक दिन का काम है, सॉरी यहीं से आगे बढ़ाते हैं इनका, ये तो ए प्लस बी का 3 दिन का काम है, तो ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना होगा, ए प्लस बी 1 डे वर्क, यहाँ 3 से डिवाइड हो जाके ये हो जाएगा 1/15। तो ए प्लस बी का 1 डे वर्क है 1/15 और ए का 1 डे वर्क है 1/25। तो बी का एक दिन का काम निकालने के लिए दोनों के एक दिन के काम से ए का एक दिन का काम माइनस कर देंगे, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 75, तो ये हो जाएगा 5 - 3, दैट इज 2/75। बी किसी काम को एक दिन में कर दे, एक दिन में जो करता है वो 2/37 भाग करता है। तो कंप्लीट काम अगर करना चाहे, कंप्लीट काम जो बी करेगा तो वो करेगा 75/2, दैट इज 37.5 दिन में, 37.5 डेज। इस प्रकार से आप इसको फाइंड कर सकते हो। आप फिर समझिएगा, ए का 1 डे वर्क है 4/5,
वो एक मतलब 20 दिन में किसी काम का 4/5 भाग कर देता है, तो एक दिन में कर देगा वो 1/25, यानी यहाँ 20 का डिवीजन हो जाएगा, तो 4/100 यानी 1/25। ए प्लस बी का 3 दिन का काम 1/5 है, तो एक दिन का काम हो जाएगा 1/15। अब दोनों के एक दिन के काम से हमने ए का एक दिन का काम केवल माइनस किया है, तो बी का एक दिन का काम निकला है। केवल इसका रेसिप्रोकल करने से हमें पता चल जाएगा कि बी उस काम को अकेले कितने दिन में कंप्लीट कर देगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 5,000 रुपए की राशि को का कुछ भाग 4% पर और शेष 5% पर साधारण ब्याज पर दे देता है, और 2 वर्ष बाद जो उसको कुल ब्याज मिलता है वो 440 रुपये मिलता है। तो उसने जो दोनों जगहों पर ये पैसा इन्वेस्ट किया था वो किस रेशियो में था, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो देखिएगा, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, यानी इनका एडिशन जो भी यदि 5 4 9 हो रहा, तो 9 से 5,000 डिवाइड नहीं होते, तो ऑप्शन ए सही नहीं होगा। इसी प्रकार से ये 5 4 9 हो रहा, ये भी सही नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो 5 हो रहा है, यहाँ भी 5 हो रहा है, यानी बी और डी में से कोई एक ऑप्शन सही जाएगा। तो हमको अब ये करना पड़ेगा, देखते हैं। 27 क्वेश्चन है कि हम मान लेंगे कि फर्स्ट एक जगह उसने पैसा एक्स लगाया है, तो दूसरी जगह उसने इन्वेस्टमेंट जो किया है वो 5,000 माइनस एक्स होगा। अब इस पर उसे 4% का इंटरेस्ट मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है उसको 5% का इंटरेस्ट। दोनों पैसा लगाया है 2 साल के लिए, तो ये हो जाएगा PRT/100। SI इज इक्वल टू, यानी सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT/100। प्रिमिनरी यानी मूलधन, दर और समय ये होता है। तो यहाँ पर हमारा एक्स है, आर 4 है, टी 2 है, अपॉन 100 प्लस यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट किया गया 5,000 माइनस एक्स इंटू 5 इंटू 2 अपॉन 100। दोनों जगह से जो पैसा मिला है वो 440 रुपये मिला है। बस इसको सॉल्व करना हमको। देखिएगा, ये हो जाएगा 8x, और ये हो जाएगा जाकर के हमारा 50,000, क्योंकि ये 10 का मल्टीप्लाई करिए माइनस का 10x, और 100 को यहाँ भेज देंगे तो ये हो जाएगा 440 के आगे 2 जीरो। और अब देखिए सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ बचेगा हमारा माइनस का 2x, और ये उधर जाके 44,000 से 50,000 कम होंगे जाके, तो माइनस के 6,000। इस प्रकार से x की वैल्यू क्या निकल आई, 3,000। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 3 है, 6,000 को भाग 3,000, यानी एक जगह उसने पैसा लगाया है 3,000 और दूसरी जगह पैसा लगाया उसने 2,000, कुल है तो हमारे पास 5,000। अब देखो हमसे रेशियो पूछा जाए, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए, 3:2। तो हमने कहा था जो एडिशन का रेशियो आएगा, वो रेशियो का जो एडिशन होगा वो ऐसा होगा जो 5,000 को डिवाइड कर दे, तो ये 5 आ रहा था, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 28 हमने बता दिया। देखते हैं 29 की, 8 पुरुषों की औसत आयु। देखिएगा इसको हम और मौखिक कर सकते हैं कैसे। 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, यानी 8 8 की 2 वर्ष बढ़ी, यानी कहने मतलब हर व्यक्ति की 2 बढ़ी है, तो 8 दूनी 16 वर्ष बढ़ गई। ध्यान रखेंगे, यदि उनमें से 2 पुरुष जिनकी आयु 21 वर्ष और 30 वर्ष है के स्थान पर, यानी निकलने वाली आयु कितनी है, यानी 22 दूनी 44, 44 निकल के जा रही है, और उन्हीं की जगह 2 व्यक्ति आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी 16 बढ़ जाती है। तो 44 तो वो लेके ही आ रहे हैं, 44 ये लेके जा रहे हैं, 44 तो लेके ही आ रहे हैं, तो रेशियो तो वैसा वैसे ही रहता है, बल्कि 2 2 बढ़ जाता है, यानी 44 ये और 16 ये, 44 16 60, वो दोनों व्यक्ति 60 उम्र लेकर के आ रहे हैं, 60 वर्ष। तो हमसे पूछा जा रहा है उनका औसत, तो 60 को 2 से भाग कर देंगे, आ जाएगा 30। एक बार फिर समझिएगा कि 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, यानी हर व्यक्ति की 2 2 बढ़ जाती है, तो कुल 8 दूनी 16 वर्ष बढ़ गई। तो जो भी उम्र वे लेके आए थे 16 वर्ष तो उनकी बढ़ाने में चली जाती है, ठीक। और रेशियो को एज इट रखने के लिए 44 निकली थी, 44 तो वो रहेगी, तो 44 और 16 60, वो 60 लेकर के आए थे। हमसे औसत पूछा जा रहा 2 लोगों का, 60 को 2 से भाग कर देंगे तो 30। देखते हैं नेक्स्ट। एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर, इसका मतलब एक रेलगाड़ी अपनी लंबाई को 8 सेकंड में पार कर जाती है। मतलब पार करने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिएगा ये आदमी खड़ा या खंबा खड़ा, रेल का जो सबसे पिछला हिस्सा जब आप आ जाएगा इसकी सीध में, सबसे लास्ट वाले का डिब्बे का पिछला हिस्सा, तब माना जाएगा वह क्रॉस करेगा। इसका मतलब है किसी खंबे को या किसी आदमी को पार करने के लिए रेलगाड़ी को अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलनी पड़ती है। तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी वो चल जाती है 8 सेकंड में। यहाँ से एक चीज क्लियर होगी। अब
240 मीटर लंबे इसी प्लेटफार्म को ये 20 सेकंड में पार करती है। इसका मतलब है इसमें 8 सेकंड टाइम इसका शामिल भी है, अपनी लंबाई के बराबर भी तो चल। अब ये प्लेटफार्म कैसा होगा, प्लेटफार्म तो इस प्रकार से ये प्लेटफार्म होगा, फिर ये लंबाई होगी, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी चलने में उसको लग रहे हैं 20 सेकंड, तो 20 सेकंड में 8 सेकंड का समय तो है उसका अपनी दूरी पार करने का। अब बचा हुआ प्लेटफार्म को पार करने के लिए इसका मतलब उसे 12 सेकंड लगते हैं। प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है, 240, 240 दूरी 12 सेकंड में चल जाती है, देखिएगा, सॉरी 204, 204 में 12 सेकंड में चल रही, तो आप डिवाइड कर दीजिएगा, इसकी चाल निकल आएगी, यानी 12 एकन 12 और 5 7 84 मीटर पर सेकंड, यानी रेलगाड़ी की चाल जो है 17 मीटर पर सेकंड है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, रेलगाड़ी की लंबाई, तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई को 8 सेकंड में पार कर जाती थी, तो हम क्या करेंगे 17 इंटू 8, 17 8 136, तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 136 मीटर होगी। इस प्रकार से किया जा सकता है। एक बार फिर समझते हैं हम कि अगर किसी खंभे को पार करती है या आदमी को पार करती है रेलगाड़ी को अपनी लंबाई चलनी पड़ेगी, तो वो 8 सेकंड में चल जाती है, यानी रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर दूरी 8 सेकंड में चलती है। प्लेटफार्म को पार किया है तो उसमें उसकी लंबाई भी शामिल है, जो 20 सेकंड लगते हैं, तो उसकी लंबाई का टाइम 8 सेकंड कम कर दें तो प्लेटफार्म को पार कर जाती है 12 सेकंड में। और प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है, दूरी दी गई है, टाइम दिया गया, तो हम चाल फाइंड कर सकते हैं, यानी 17 मीटर पर सेकंड की दर से रेलगाड़ी चल रही है। अब 8 मिनट सेकंड में कितना चल जाएगी, 17 का गुणा कर देंगे 136, यानी रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 136 मीटर है। नेक्स्ट है कि एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल समान है। आयत की लंबाई जो है वर्ग की भुजा की लंबाई से 5 सेंटीमीटर तो अधिक है, आयत की लंबाई है 5 सेंटीमीटर अधिक और चौड़ाई है वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर कम। तो फिर बताइएगा उस आयत की परिमाप क्या है, यानी हमसे पेरीमीटर पूछी जा रही। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 है, ये इस प्रकार से स्क्वायर होता है, मान ली इसकी साइड ये एक्स है और इस प्रकार से ये होता है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ है इससे 5 सेंटीमीटर अधिक और विड्थ है 3 सेंटीमीटर कम। तो एरिया इसका क्या होता है, साइड स्क्वायर, इसका एरिया एक्स स्क्वायर, दोनों के बराबर, इनका एरिया एल इंटू बी, यानी एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 3। अब देखिएगा इधर तो एक्स स्क्वायर है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस का 2x और 5 3 15, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा है 2x इक्वल टू 15, दैट इज x इक्वल टू आ गया 7.5, यानी जो स्क्वायर की साइड है वो 7.5 सेंटीमीटर या मीटर है, 7.5 सेंटीमीटर। आप देखिएगा जो हमारा ये रेक्टेंगल है तो इसकी कितनी हो जाएगी, रेक्टेंगल लेंथ इससे 5 अधिक है तो ये हो जाएगी 12.5 और विड्थ 3 कम है तो ये रह जाएगी हमारी 4.5। हमसे पेरीमीटर पूछी, पेरीमीटर होती एल इंटू वी इंटू टू, एल और बी का रेशियो निकाल ले तो कितना होगा, 12 4 16 17, एल प्लस बी 17 हो रही है, इसका ट्वाइस कर देंगे 34, एल प्लस बी इंटू टू लगाएंगे तो जो इस रेक्टेंगल है उसकी पेरीमीटर 34 सेंटीमीटर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1600 रुपये दिया गया, फिर वह पैसा कौन सा है। देखो 2 वर्ष के लिए हम रिलेशन भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे 2 वर्ष के लिए होता पी इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। जब आप एस आई 2 वर्ष का सी आई निकालेंगे, 2 वर्ष का एस आई निकालेंगे, 2 वर्ष का सी आई एस आई से थोड़ा ज़्यादा होगा तो उनका डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो वहाँ से ये रिलेशन निकल के आता है। और ये हमको दिया गया है 1600 रुपये के बराबर। आर हमको पता है, पी हमें फाइंड करना, आर दिया गया 5%, यानी इनका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5/100 और इसका स्क्वायर करना 1600, तो ये हो जाएगा P इंटू 25 या ये कैंसिल भी कर सकते हैं 20 बार, तो ये हो जाएगा फाइनली 1/400 और 1600। तो देखिए ये क्या है, P इंटू 1/400 है और इधर 1600 लिखे हुए, तो इसका जाके उसके साथ सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 4 जीरो हो जाएंगे और 16 चकू 64, यानी सीधा सीधा हो गया हमारा 6,40,000। तो मूलधन जो है वो 6,40,000 है, जिसके साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 2 वर्षों का 1600 रुपये था। बड़ा अमाउंट होना चाहिए तभी इतना अंतर हो पाएगा जाकर। तो इसके लिए रिलेशन होता P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। 2 वर्ष के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का ये अंतर निकाल दिया हो तो आप ये कॉन्सेप्ट इसमें लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट है एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ हमको दिया गया सी एस यानी कर्व सरफेस एरिया और उसका वॉल्यूम भी हमको गिवन है। तो इनकी ऊंचाई और उसके व्यास का हमें व्यास से उसकी हाइट के साथ रेशियो चाहिए। देखिएगा किस प्रकार से फाइंड करेंगे हम। क्वेश्चन है 33। जो सिलेंडर का सी एस होता है वो होता है 2 पाई आर एच और ये हमको गिवन है 264 के बराबर। और जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का वो होता है पाई r² एच। ये दिया गया हमको 924। तो हम क्या करें, डिवाइड कर दें। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से आर, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करो, 132। हमारे पास केवल बचा 1/r इज इक्वल टू, और इसे काट दिए 12 से 11 टाइम, इसे काटेंगे 12 बादशाह 84 और बादशाह 84, इसे भी काट देंगे 7 टाइम्स, यानी 1/r इज इक्वल टू 1/7, दैट इज r इज इक्वल टू आ गया 7। यानी सिलेंडर के बेस का जो रेडियस है 7 है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 14। अब ये r इज इक्वल टू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा। जैसे हमने क्या लिखा है, 2 पाई r 7 है इंटू एच इज इक्वल टू था 264, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू एच इज इक्वल टू 264। इसे 7 से 7 कैंसिल, इधर 44 है तो 11 चौक 44 और 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 4 से 24 काटेंगे 6 बार, यानी एच इज इक्वल टू आ गया 6। और हमें डायमीटर और इसके साथ चाहिए रेशियो, यानी डी रेशियो एच, 14/6 यानी 7/3। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को फाइंड किया जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, दो भाइयों की वर्तमान आयु में तो 1/2 है, लेकिन 5 वर्ष पहले ये 1/3 में थे, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी। बहुत ही सिंपल तरीके से किया जा सकता है। जैसे हम ये मान के चलें कि कोई ए व्यक्ति है, उसकी आयु x है क्योंकि रेशियो 1/2 दिया गया है, और कोई बी व्यक्ति है तो ये हो जाएगा 2x। लेकिन 5 वर्ष पहले का हमको गिवन है, तो ये हो जाएगा x-5 और ये हो जाएगा 2x-5। तब की स्थिति हो जाती है 1/3 में। अब यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू निकल आएगी, तो ये हो जाएगा 3x-15 और ये हो जाएगा 2x-5। सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 10 आ रहा है। x इक्वल टू 10 का मतलब है कि a की आयु तब कितनी थी, 10, और b की कितनी है, यहाँ रखेंगे 10, ये हो जाएगी 20। लेकिन अब 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष बाद ये व्यक्ति हो जाएगा 15 का, और 5 वर्ष बाद ये व्यक्ति हो जाएगा 25 का। तब रेशियो कितना हो जाएगा, यानी 15 और 25 का रेशियो निकालेंगे तो 3/5, यानी आज से 5 वर्ष बाद उनकी एज का जो रेशियो होगा वो 3/5 होगा। नेक्स्ट। नेक्स्ट हमको ये सर्व समकाएं सॉल्व करनी है, गिवन है हमारी 35 और 36 में, और जो भी स्टेटमेंट यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रहा होगा वो हमें बताना पड़ेगा। तो देखिएगा, ये फर्स्ट के लिए सॉल्व करते हैं। ये आपका लिखा हुआ x-12 का होल स्क्वायर, दैट इज x की वैल्यू यहाँ से निकल रही है 12, और ये लिखा हुआ है x-13 का होल स्क्वायर, दैट इज यहाँ से y की वैल्यू निकल रही है 13। तो x इज लेस देन 13, तो इसका 35 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो x a हो जाएगा। मौखिक ही किए जा सकते फैक्टर। ठीक, अब 36 में फैक्टर करने पड़ेंगे, तो हम आपको करके बता दें। 36 देखते हैं कौन सा सेटिस्फाइड हो रहा है। देखिएगा, ये 12, ये 13, इसका मतलब एक्स इज लेस देन बाई। 36 देखते हैं करके। 36 एक तो दिया गया हमको 2x² प्लस 3x-20, और ये हो जाएगा 20 दूनी 40, 8 पंचे 40, 8 में से 5 जाएंगे, 3 बचेंगे, तो इसको हम फैक्टर करेंगे। ये हो जाएगा 2x² प्लस 8x माइनस के 5x और माइनस के 20, डायरेक्ट ही कर दिया, ब्रैकेट हटा दो। यहाँ से देखिएगा 2x कॉमन है तो ये बचेगा x+4, यहाँ से 5 कॉमन है तो ये हो गया x+4, तो 2x-5 और एक हो गया x+4, तो यानी यहाँ से x की वैल्यू निकल रही है 2.5 और यहाँ से x की वैल्यू निकल रही है -4, दो वैल्यू। इसी प्रकार से अब इसमें आ जाइएगा। एक है हमारा 2y² प्लस 19y माइनस के 44, स्प्लिटिंग बाई मिडिल टर्म हम इसके भी फैक्टर करेंगे। ये इक्वल टू 0 चल रहा था तब ये वैल्यू निकली, तो ये हो जाएगा 44 दूनी 88 और 11 अट्ठी 88, 11 और 8 19। तो देखिएगा ये हो जाएगा 2y², इसे लिख सकते हैं 11y प्लस 8y प्लस 44 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन है तो ये बचेगा हमारा 2y प्लस 11, यहाँ से प्लस के 8
4 कॉमन है तो ये भी हो जाएगा हमारा 2y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर हो जाएगा 2y प्लस 11 और एक फैक्टर हो जाएगा हमारा y प्लस 4। दैट इज यहाँ से हमारी वैल्यू निकल रही है y की 5.5 5.5 और एक निकल रही है -4। तो देखो एक वैल्यू हमारी इक्वल भी है और एक वैल्यू y की ज़्यादा है, तो हम क्या लिख सकते हैं x इज लेस देन इक्वल टू y। x की वैल्यू y के इक्वल भी है और कम भी है, दोनों स्थितियां हमारी सेटिस्फाइड हो रही हैं। तो कौन सी स्थिति सही लगेगी जाकर के हमारी ये ई वाली, x इज लेस देन y, या संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है, यानी ई वाली हमारी सेटिस्फाइड हो रही है कंडीशन। तो इस प्रकार से ये 35 और 36 की जा सकती है। 37 क्वेश्चन है, किसी शंक्वाकार तंबू के आधार का व्यास दिया गया है और उसकी ऊंचाई भी दी गई है, तो उस तंबू में लगने वाला कपड़ा, यानी जो शंक्वाकार तंबू है उसका हमसे CS पूछा जा रहा है, यानी कर्व सरफेस एरिया। अब देखो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है किसी कॉनिकल टेंट का। कॉनिकल टेंट होता है वो इस प्रकार से होता है, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर, और ये इसका हमको गिवन है, और ये होती है हाइट, और ये होती है त्रियक ऊंचाई जिसे L से डिनोट करते हैं, और L इज इक्वल टू होता है √h² प्लस r², और r है यहाँ से यहाँ तक जो कि हमको व्यास गिवन है, तो रेडियस फाइंड कर लेंगे, और h भी हमको इसकी गिवन है 2.8। तो सबसे पहले हमें इसका सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें L चाहिए होती, क्योंकि सरफेस एरिया होता πr_L। तो देखिएगा सबसे पहले L फाइंड करेंगे, L इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा √h² प्लस r²। h है हमारी 2.8 का स्क्वायर, और 9.19 पॉइंट, ये जो इसका डायमीटर है वो 19.2 गिवन है, तो ये हो जाएगा जाके हमारा 99.6। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, 2 9 जा 18 और 1 बचेगा, 2 6 जा 12। ठीक है, और इसका स्क्वायर, अब देखिएगा 28 का स्क्वायर होता है 784 आफ्टर 2 डिजिट पॉइंट। 96 का स्क्वायर हो जाएगा 96 में से 4 कम कर दीजिएगा तो 92, और 4 का स्क्वायर 16 आफ्टर 2 डिजिट पॉइंट। इनका सबका एडिशन करेंगे तो ये कुल मिला के हो जाएगा जाकर के 100। 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। हमने इसकी त्रियक ऊंचाई फाइंड कर ली सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिएगा CS लगने वाला कपड़ा वो होता है हमारा πr_L। पाई है 22/7, R निकालिए, R इसकी गिवन है हमको 99.6 और ये है 10। ठीक, जब इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे जाके ये निकलेगा जाके 301.7 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से 37 क्वेश्चन किया जा सकता है, क्योंकि ये जो है हमारी 3D है। 3D की जानकारी आपको होनी चाहिए, क्या होता है कॉनिकल टेंट या कॉनिकल कॉन क्या होता है, उसका सरफेस एरिया, उसका टोटल कर्व सरफेस एरिया, उसका वॉल्यूम। तो ये कर्व सरफेस एरिया होता है πr_L। टोटल कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना चाहो तो एक सर्किल के एरिया और एडिशन कर दिया जाएगा, वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h। ये सब चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, 614 प्रति किलोग्राम के मूल्य वाले एक प्रकार के चंदन पाउडर को 35 किलोग्राम की मात्रा है, जो 695 प्रति किलोग्राम वाले मूल्य के अन्य प्रकार के चंदन में हमने मिला दिया, और मिश्रण को जब हमें बेचा तो 767 प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर हमें 18% का लाभ होता है। तो बताइएगा जो बी पाउडर था दूसरा वाला, उसकी मात्रा हमने कितनी मिक्स की थी। तो इसमें हम एलिगेशन लगा देंगे, यानी मिश्रण का फार्मूला, तो उससे भी इसको हम फाइंड कर सकते हैं। देखिएगा कैसे। लास्ट 38 है, ये पाउडर ए है और ये पाउडर बी है। ये है 614 रुपये प्रति किलोग्राम और ये है 695 रुपये प्रति किलोग्राम। लेकिन जो हमने 18% के लाभ जो लेकर के लिया था उसकी वैल्यू कितनी थी, 1 kg की वैल्यू, यानी बी पाउडर की कीमत। ठीक, यानी 1 किलो की 1 kg की जो रेट होंगे वो क्या होंगे जाके 6767 इंटू 100 अपॉन 118, क्योंकि हमने 18% का लाभ लिया। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे जाकर के तो ये निकलेगा जाकर हमारा 650, हम आपको डायरेक्टली बता दे रहे। तो एलिगेशन अब हमको लगाना है, ये 650 हमने यहाँ पे ले लिया। अब इससे ये माइनस करेंगे जाके तो ये बचेगा जाकर के हमारा 45, और इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये बचेगा जाकर के हमारा 36, सॉरी 36। अब देखिएगा 45 रेशियो 36, यानी 5 रेशियो
4 आ गया। और इसकी मात्रा हमको मालूम है कितनी मिलाई, इसमें अगर 7 का मल्टीप्लाई करते हैं ये 35 आ गया। ये मात्रा जो ए की थी वो 35 kg थी। देखो ये 35 kg 7 का मल्टीप्लाई करने से आ गया, तो 7 का मल्टीप्लाई हम यहाँ भी कर देंगे तो ये हो जाएगा 28। तो जो बी पाउडर हमने मिक्स किया है एलिगेशन में, तो वो होना चाहिए 28 kg। तो इस सेट में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने आपको सभी कराया। आशा करता हूँ आपने समझ पाए होंगे। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।